प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम बैकवर्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम डिटेल में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में स्टडी करेंगे। उनके जो भी हिस्टोरिकल इश्यूज रहे हैं, हिस्टोरिकली हम उन्हें स्टडी करेंगे। वुमेन का क्या स्टेटस रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के सेफ गार्ड्स हैं, क्या डेवलपमेंटल सेफ गार्ड्स अवेलेबल हैं उनके लिए, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। मौजूदा समय में राष्ट्र निर्माण के तौर पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से वो कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, हम इसके बारे में समझेंगे। फिर हम शेड्यूल कास्ट के बारे में समझेंगे, सेम प्रोविजंस, उन पर होने वाली सभी ऑपरेशंस, उनकी डेप्रीवेशंस के बारे में समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में समझेंगे। और देन हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बैकवर्ड क्लासेस के साथ। इसी दौरान हम पढ़ेंगे कि रिजर्वेशन किस मैनर में होना चाहिए, रिजर्वेशन से जुड़ी सारी डिबेट हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी क्या क्या नीड्स थी जिसकी वजह से वो आया और किस रूप में आज उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्या उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस हैं और क्या उसके फेवर में पॉइंट्स हैं। हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे। शुरू करते हैं हम हमारा ये टॉपिक ट्राइबल कम्युनिटी से, जिसके तहत हम शेड्यूल्ड एरियाज़ और ट्राइब्स के बारे में समझेंगे। यहाँ से शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़, इसमें हम आपको शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 से जुड़े हुए मुद्दों को समझाएंगे। हम शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइबल एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। दोनों शब्दों में एक बुनियादी अंतर है। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल हैं, जिनमें शेड्यूल 5 के तहत कुछ शेड्यूल्ड एरियाज़ आते हैं। उन शेड्यूल्ड एरियाज़ की जब हम बात करेंगे तो मेनली हम बात ट्राइब्स की ही करेंगे, आदिवासी समाज की ही बात करेंगे, एबोरिजिनल्स की। तो शेड्यूल्ड एरिया के अंदर फॉल कर रही कम्युनिटीज़, द ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनका जिक्र होगा शेड्यूल 5 के तहत। लेकिन शेड्यूल 5 के तहत जो शेड्यूल एरियाज़ हैं उनमें 4 राज्यों की ट्राइब्स कवर नहीं होंगी: आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा। आसाम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा की इन ट्राइब्स के लिए और आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो शेड्यूल है वो शेड्यूल 6 है। तो शेड्यूल 5 के तहत पूरे देश भर की ट्राइब्स की बात करेंगे शेड्यूल एरियाज़ के कॉन्टेक्स्ट में, और जिन ट्राइब्स की बात, जिन शेड्यूल्ड एरियाज़ की, ट्राइबल एरियाज़ की बात शेड्यूल 5 में नहीं हो सकती, उनकी बात हम ट्राइबल एरियाज़ शब्द के तौर पर आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा के कॉन्टेक्स्ट में शेड्यूल 6 में करेंगे। तो ये शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में बुनियादी अंतर है, बाकी इससे जुड़े हुए और भी बहुत से अंतर हैं। आज के लेक्चर में मेनली एस्पेक्ट यही रहेगा कि शेड्यूल 5 क्या कहता है, शेड्यूल 6 क्या कहता है, क्या फंक्शंस हैं, ट्राइब्स क्या होती हैं, उनके बैकग्राउंड बताएंगे ब्रिटिश पीरियड से लेकर के अब तक की आपको। जो इसका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें क्रिटिकल असेसमेंट बताएंगे कि शेड्यूल 5 कैसे काम कर रहा है, शेड्यूल 6 कैसे काम कर रहा है, क्या ये सही तरीके से काम कर भी रहे हैं कि नहीं, ये अंतर हम आपको समझाएंगे। तो आज का कंसेप्ट हम समझते हैं। शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 एरियाज़ की तरफ बढ़े, समझते हैं आदिवासी समाज के बारे में, ट्राइब्स के बारे में। ये एबोरिजिनल्स होते हैं, आदिकाल से जिनका वास है, आदिवासी हैं। यह शब्द आदिवासी वहाँ से आता है। एबोरिजिनल्स ऐसा शब्द भी आप सुनने को मिलता है। तो कुछ कुछ लिखा है, मैंने पढ़ करके सुनाता हूँ। जैसे जैसे पूरा होता जाएगा इसे मिटा करके और लिखता जाऊँगा, रब करके नया लिखूँगा। मिटाना शब्द आता है क्योंकि बुनियादी शब्द हैं, मैं इनका प्रयोग करता रहता हूँ। टेक्निकल भी बहुत से शब्द हैं, जैसे इरेज करके, इसे रब करके। आप मज़े लिया करो, बस पढ़ाई किया करो मन लगा करके, बाकी शब्दों का चयन तो ज़िंदगी भर होता रहेगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, न्यूमेरिकली स्मॉल माइनॉरिटी बट रिप्रेजेंट्स एन अनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप्स। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो नंबर वाइज ये बहुत ही कम होती हैं। न्यूमेरिकली ये एक तरह की माइनॉरिटी में ही रहती हैं ऑलवेज। आपको इनकी तादाद कोई बहुत अधिक नहीं मिलेगी, भारत भर में बहुत कम होंगे। लेकिन जितने भी ये कम हैं उसका मतलब ये नहीं है कि इनमें विविधता की कमी है, ये डाइवर्स बहुत होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि 300-400 लोगों की ट्राइब एग्जिस्ट कर रही है कहीं पर, हो सकता है उसमें से 100-150 करके 3 अलग ट्राइब्स हों। 400-450 की टोटल स्ट्रेंथ है, बहुत ही कम है। लेकिन अगर डाइवर्सिटी वाइज देखें तो 3 ट्राइब्स हैं वहाँ पर। मान लीजिए 1000-1200 लोग रह रहे हैं आदिवासी कहीं पर,
हो सकता है वहाँ पर आपको 5 से 6 ट्राइब्स दिख जाएं। तो नंबर में ये चाहे कम है, लेकिन विविधता इनमें बहुत अधिक है, डाइवर्सिटी बहुत है। बहुत ही कम कम नंबर में अपनी डाइवर्सिटी के साथ ये अपने क्लोज्ड क्लैन ग्रुप्स बना करके रहते हैं। ये एक आस्पेक्ट है। डाइवर्सिटी किस तरह की, इनमें किस तरह की विविधता रहती है। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक ट्रेट्स इनके अलग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स हैं। हमने आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के लेक्चर्स में इन सब पे बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसे यहाँ पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में मैं रिपीट नहीं करूँगा, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के हमारे लेक्चर्स में हमने एक एक चीज़ पर बहुत डिटेल में बात की है, क्योंकि वो ह्यूमन ज्योग्राफी का एस्पेक्ट बनता है। भाषा के आधार पर है, अलग अलग द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप है, तो अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स होते हैं जहाँ से ये आदिवासी बिलोंग करते हैं। इस तरह से लिंग्विस्टिक ट्रेट्स इनके लैंग्वेज के बेसिस पर इनमें एक विविधता है। इकोलॉजिकल सेटिंग्स, सभी अलग अलग इकोलॉजिकल सेटिंग्स में रहते हैं। कोई बहुत घने वर्षावन क्षेत्रों में रहता है जहाँ पर वर्षा बड़ी अधिक है, रेन फॉरेस्ट है, वर्षा पर आधारित वन है जो, तो कोई वहाँ रहता है। कोई ड्राई एरियाज़ में रहता है, कोई मॉडरेट क्लाइमेटिक रीजन्स में रहता है, कोई बहुत ही कोल्ड हिमालयन पॉकेट्स में, केव्स में रहता है। तो इकोलॉजिकल सेटिंग्स इनकी बहुत अलग हैं। कोई नदियों के किनारे वास करते हैं, कोई गुफाओं के नज़दीक रहते हैं, कोई घने जंगलों में वास करते हैं, कोई खुले मैदानों में वास करते हैं। तो इकोलॉजिकल सेटिंग्स आर वेरी डिफरेंट। अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स की अलग अलग इकोलॉजिकल सेटिंग्स हैं। इस आधार पर भी इनमें विविधता है। फिज़िकल फीचर्स सबके अलग हैं। किसी का नाक अगर आप देखें तो दबा हुआ होगा, किसी का अगर आप देखेंगे तो तीखा रहेगा। होंठ किसी के बहुत ही प्रोट्रूडिंग होंगे, लेकिन किन्हीं के देखेंगे तो बहुत ही थिन और स्लीक होंगे। किन्हीं का माथा बहुत छोटा रहेगा, लेकिन किन्हीं का माथा बहुत पीछे तक रहेगा। किन्हीं की हाइट स्ट्रेचर छोटा रहेगा, लेकिन किन्हीं की हाइट बहुत अधिक रहेगी, लिम्स भी लंबी होंगी। तो फिज़िकल फीचर्स जो हैं वो वेरी करते हैं ट्राइब टू ट्राइब। साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, कुछ ट्राइब्स की पॉपुलेशन साइज़ काफ़ी अधिक है एज़ कम्पेयर टू कुछ अदर्स ट्राइब्स। उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल हंड्रेड्स में, नंबर्स में होगी, लेकिन कुछ की थाउजेंड्स में, कुछ की लैक्स में भी जाएगी। तो पॉपुलेशन साइज़ वाइज भी डाइवर्सिटी है, इनमें विविधता है। कुछ बहुत ही दुर्लभ हैं, लेकिन कुछ सही मात्रा में, सही पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। एक्सटेंट ऑफ एक्लट्रेशंस, कुछ जो है समय के साथ साथ बदलती चली आई, नए नए कल्चर्स के साथ कुछ हद तक उनमें परिवर्तन होते रहे। कुछ जो है अभी भी बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिमिटिव वर्जन में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि स्टोन एजेस में हुआ करती थी, बिल्कुल वैसी ही आज की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन कुछ हैं जो काफ़ी हद तक परिवर्तित भी हुई हैं। मोड्स ऑफ लाइवलीहुड, उनके उपजीविका के जो जरिए हैं उनसे पता लगता है। कुछ मछली पालन में अधिक विश्वास रखते हैं, कुछ सेटल्ड एग्रीकल्चर करने लगे हैं, सेडेंट्री फॉर्म में ही सही लेकिन करने लगे हैं। कुछ झूम खेती करते हैं, लेकिन कुछ अभी भी हंटिंग गैदरिंग में ही अपने लाइवलीहुड को सस्टेन कराते हैं। तो इस तरह से अलग है, कुछ हंटर गैदरर्स की फॉर्म में है, कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही सही लेकिन एग्रीकल्चर में है, कुछ सेटल्ड एग्रीकल्चर करने लगे हैं, कुछ फिशिंग कल्चर में, इन सब चीज़ों में है। तो लाइवलीहुड में डिफरेंसेस हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस कुछ ऐसी हैं समय के साथ परिवर्तित हुई हैं। उनमें समाज में आपको स्ट्रेटिफिकेशन दिखेगी, श्रेणियाँ दिखेंगी, कास्ट दिखेंगी। कास्ट इन द सेंस कि पर्टिकुलर वो उस तरह का कास्ट सिस्टम नहीं जैसा आप ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटिफिकेशन नज़र आएगी। औरत की और मर्द की जो समाज में पोजीशन है, मेल फीमेल की, जेंडर लेवल पर आपको डिफरेंसेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और हाई क्लास यानी कि द रूलिंग क्लास और द सर्विंग क्लास, इस तरह की स्टेटा आपको नज़र आने लगेगा। लेकिन कुछ जो हैं उसमें अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैन सिस्टम है, इक्वालिटी नज़र आएगी। स्ट्रेटिफिकेशन उस लेवल पर नहीं नज़र आएगा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लेवल पर भी अंतर है। तो ये कुछ बुनियादी कारण हैं, चाहे लैंग्वेज है, इकोलॉजिकल सेटिंग्स हैं, फिज़िकल फीचर्स हैं, साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, एक्सटेंट ऑफ एक्लट्रेशन, मोड्स ऑफ लाइवलीहुड और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिनके बेसिस पर आपको इनमें एक विविधता नज़र आती है। इसके बाद अगर बात करें तो जहाँ पर एक तरफ ये नंबर में बहुत कम लेकिन विविधता बहुत है, बहुत ही डाइवर्स है, तो ऐसा नहीं है कि ये कॉमनैलिटीज़ शेयर नहीं करते। जो कंट्री के मार्जिनल ग्रुप्स हैं
ये उन मार्जिनल ग्रुप्स के साथ कॉमनैलिटीज़ भी बहुत बड़े स्तर पर शेयर करते हैं। जो भी सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनके साथ इनके भी कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर लैक ऑफ एडिक्वेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में ये काफ़ी पिछड़े हुए हैं, यानी कि एमपी, एमएलए या फिर पंचायती स्तर पर ही सही, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत वीक है इनका, बहुत ही इनएडिक्वेट है। इकोनॉमिक डिप्रीवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं बन पाए। ये उस लेवल पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत जो डेवलपमेंट हुआ उस लेवल पर इनका ऑक्यूपेशन सिस्टम चेंज नहीं हुआ, इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस लेवल पर नहीं हो पाई, और आज भी ये बहुत सी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। समाज आज भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आर्थिक तौर पर भी काफ़ी पिछड़ा हुआ नज़र आएगा आपको। यही कारण है कि बहुत से क्षेत्रों में बगावत भी है, बागीपन भी है, जिसे हम नक्सलिज्म के तौर पर भी देखते हैं। कल्चरल डिस्क्रिमिनेशंस आपको नज़र आएंगी, इनके साथ बहुत ज़बरदस्त लंबे समय से कल्चरल डिस्क्रिमिनेशंस होती रही। उनके जीवन यापन के अपने यूनिक तरीके हैं, उनकी अपनी सभ्यता, अपने संस्कार हैं, लेकिन विकास के नाम पर उनके क्षेत्रों को जब अधिकृत किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, और उसके बाद जब यहाँ वहाँ से इन्हें विस्थापित कर दिया जाता है, इन्हें वहाँ से पलायन करना पड़ता है, तो उनका जो कल्चर है वो उनकी ज़मीनों से जुड़ा हुआ है। उनका रोज़गार, उनका जीवन यापन, उनकी जो जीवन जीने की शैली है, उनके पेड़ पौधे, बदलती हुई ऋतुएँ, मौसम, झील, झरनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसी से उनके फोक कल्चर और अदर एस्पेक्ट्स जुड़े हैं। तो जब भी हम इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर के आते हैं जिसमें बड़े पैमाने पर इन्हें अपरूट कर दिया जाता है इनके एरिया से, और बाद में रिहेबिलिटेशन के भी उस तरह के प्रबंध नहीं होते कि उनका पुनर्वास करा दिया जाए, यहाँ पर हमें दिखता है कि हमने कल्चर के एस्पेक्ट में बहुत बड़े स्तर पर विकास के नाम पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया है, भेदभाव हुआ है। तो इन सब एस्पेक्ट में देखें, चाहे कल्चरल डिस्क्रिमिनेशंस हैं, इकोनॉमिक डिप्रीवेशंस हैं, चाहे पॉलिटिकली इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, ये देश के बाकी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के साथ इन एस्पेक्ट्स को कॉमन मैनर में शेयर करते पाए जाएंगे आपको। अगर हम बात करें इनके इतिहास की, तो ब्रिटिश पीरियड के समय में अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आदिवासी ही थे जिनकी तरफ से बड़े पैमाने पर और बहुत ही शुरुआती दौर में अंग्रेज़ों का विरोध किया गया था। अंग्रेज़ों के द्वारा जब भारत में लगान वसूलने के तहत ज़मीनें और खेतीबाड़ी के क्षेत्रों को अपनाया गया, काबू किया गया, कब्जाया गया, और नए नई लगान एकत्रित करने की व्यवस्थाएं लाई गई जिन्हें लैंड सेटलमेंट्स कहा जाता है। उसके तहत आदिवासी क्षेत्र भी कवर होने लगा, और आदिवासियों के द्वारा जो फ्रीली जंगल से वो जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे उन्हें चुना करते थे, उस पर रोक लगाई जाने लगी। उन्हें अपने पशुओं को ग्रेज़ करने के लिए, पशु चराने के लिए जब टैक्स देना पड़ा, उनसे टैक्स मांगा गया, उन्होंने उसकी खिलाफत की। उनके द्वारा उनकी बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस जिन्हें रोकने के प्रयास किए अंग्रेज़ों ने। तो उनकी फ्री मूवमेंट जो फॉरेस्ट में होती थी, उनका फॉरेस्ट में जीवन व्यापन करने का एक जो मुक्त तरीका हुआ करता था, उसके बाद उनके जो अपनी सांस्कृतिक नियम हुआ करते थे, उनको अंग्रेजी नियम, अंग्रेजी तंत्र ने बड़े पैमाने पर प्रभावित किया उस समय में। इस वजह से बहुत बड़े स्तर पर विरोध भी हुए, विद्रोह हुए आदिवासी समाज की तरफ से अंग्रेज़ों के प्रति। अंग्रेज़ों ने भी इसको संज्ञान लेते हुए फिर इन्हें एक एक्सक्लूडेड ग्रुप के तौर पर काउंट करना शुरू किया। ये एक्सक्लूडेड ग्रुप, ये एक्सक्लूडेड वर्ड जो है, यही बाद में जा कर के फिर वो एरियाज़ जो अंग्रेज़ों ने अपने रूल्स रेगुलेशन से एक्सक्लूडेड रखे, मुक्त रखे, उन्हीं को बाद में जा कर के आप शेड्यूल्ड एरिया और फिर ट्राइबल एरिया के तौर पर भारत के संविधान लागू होने के बाद जानना शुरू करते हैं। तो ब्रिटिशर्स के समय में ट्राइबल रिविलियंस जो थे, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, यानी कि ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन फॉलो की ट्राइबल एरियाज़ के कॉन्टेक्स्ट में। किस वजह क्या एक्सक्लूड किया जाएगा? जो ऑपरेशन है जनरल लॉज, यानी कि जो जनरल लॉज हैं वो ट्राइबल एरियाज़ पे ऑपरेट नहीं होंगे। जो अंग्रेज़ों के बनाए आम कानून हैं सारे, वो ट्राइबल एरियाज़ पे लागू नहीं होंगे, क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द जनरल लॉज। यही थी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन, और इसका कारण था ज़बरदस्त हो रहे आदिवासी समाज के तहत विद्रोह, ट्राइबल रिबिलियंस, अलग अलग तरह की क्रांतियाँ। उसके बाद 1833 में रेगुलेशन 13 आई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन 13 ऑफ 1833 क्रिएटेड नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस। इस तरह के क्षेत्र क्रिएट कर दिए गए जो नॉन रेगुलेटेड थे, यानी कि जहाँ पर रेगुलेशंस लागू नहीं होती थी।
जनरल लॉज की, और वो प्रोविंसेस को कैसे मैनेज किया जाता था, गवर्नड बाय स्पेशल रूल्स फॉर सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एटसेट्रा। यानी कि ये नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस रेगुलेशन 13 1833 के तहत स्थापित हुई, और ये नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस वो होती थी जो कि स्पेशल रूल्स बनते थे सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के लिए। किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आदिवासी समाज की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आदिवासी समाज किस तरह के कस्टम कल्चर मैनर को फॉलो कर रहा है अब तक, उनका सिविल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए ही इन एरियाज़ को, नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस एरियाज़ को सोशल एंड क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड किया जाता, सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड किया जाता था उन आदिवासी समाज की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए। और वहाँ पर जो जनरल सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस प्रैक्टिसेस थी, रेगुलेशंस थी, वो एप्लीकेबल नहीं होती थी। वो जनरल सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस रेगुलेशंस के अधीन ये क्षेत्र नहीं आते थे, इसलिए नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस क्षेत्र कहा जाता था। रेवेन्यू कलेक्शन के भी तौर तरीके यहाँ पर बाकी क्षेत्रों के रेवेन्यू कलेक्शन के तौर तरीक़ों से अलग हुआ करते थे। सो 1833 के तहत नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस आई, गवर्नड बाय द स्पेशल रूल्स फॉर सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एटसेट्रा। और रेगुलेशन 33 ने ही क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, उस समय में ये सारी व्यवस्था सिंहभूम एरिया में अप्लाई की गई थी। इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द सिंहभूम एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 1873 में ब्रिटानिया सरकार जो है वो इनर लाइन रेगुलेशन लेकर के आई। द इनर लाइन रेगुलेशन या फिर इनर लाइन परमिट सिस्टम भी आप इसे कह सकते हैं। इनर लाइन रेगुलेशन यही थी कि उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में उनके डिस्टिंक्ट कल्चर कस्टम मैनर के डिस्टॉर्शन के फलस्वरूप उन लोगों ने जब ज़बरदस्त विरोध किया अंग्रेजी सरकार का, तो इनर लाइन रेगुलेशंस वहाँ पर लाई गई। और इनर लाइन रेगुलेशंस के तहत यही था कि ब्रिटिश टेरिटरी है ये सारी, और ब्रिटिश टेरिटरी की ये टेरिटोरियल लाइन है, दैट इज़ द आउटर लाइन। लेकिन इसके तहत ये एक इनर लाइन भी है, दैट इज़ द इनर लाइन। मतलब ये है कि आउटर लाइन तक तो जोग्राफिकली, पॉलिटिकली ये सारी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के अधीन ही आती है, बट अब ये जो इनर लाइन बनाई इसलिए बनाई कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए जनरल लॉज हैं वो इस इनर लाइन तक ही लागू होंगे, और जो ब्रिटिश टेरिटरी में रहने वाले लोग हैं जो नॉर्मली वहाँ पर रिजाइड कर रहे हैं उनको इस इनर लाइन के आगे जाना वर्जित होगा, उन्हें वहाँ जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। स्पेशल परमिट्स इशू किया करते थे, फ्री मिलते थे। तो इस इनर लाइन से आउटर लाइन के बीच में ये अंतर था कि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उन पर एक तो नॉर्मल जनरल लॉज लागू नहीं होते थे, और दूसरा जो बाहरी लोग हैं उनको इनर लाइन के आगे जा करके इन लोगों के क्षेत्र में एंट्री करने की अनुमति नहीं रहती थी। तो इसलिए इनर लाइन रेगुलेशन सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया, और उसके तहत इनर लाइन के आगे से लेके आउटर लाइन तक के बीच के क्षेत्र को जनरल लॉज की एप्लीकेशन से मुक्त किया गया और आउटसाइडर की एंट्री से प्रभावित होने से रोका गया, और इस एरियाज़ को इंटैक्ट रखने की कोशिश की गई वहाँ की ट्राइब्स की डिमांड्स की वजह से। ये 1873 में हुआ है नॉर्थ ईस्ट के मसले को लेकर के, दैट इज़ द इनर लाइन रेगुलेशन सिस्टम। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ा है। उसके तहत क्या व्यवस्था की गई, जो गवर्नर जनरल है, वैसे तो प्रोविंसेस हुआ करती थी और प्रोविंसेस की अथॉरिटीज़ उन प्रोविंसेस के रिस्पेक्टिव गवर्नर्स के पास होती थी। गवर्नर जनरल तो पूरे देश का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन अब 1919 के कानून में इन क्षेत्रों को लेकर के, यानी कि जो एक्सक्लूसिव एरियाज थे, एक्सक्लूडेड एरिया कह दीजिए आप इनको, इनके लिए क्या व्यवस्था की गई कि जो गवर्नर जनरल है, द गवर्नर जनरल वाज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कुड एक्ट थ्रू लोकल ऑफिशियल्स। तो इन क्षेत्रों के लिए, यानी कि ये जो एक्सक्लूडेड एरियाज़ हैं, इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल होता था। डायरेक्टली ये गवर्नर जनरल के द्वारा ही मैनेज होता था लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और गवर्नर जनरल इसे परफॉर्म करते थे अपने लोकल ऑफिशियल्स के द्वारा। तो जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे गवर्नर जनरल को। जैसे आज की डेट में भी बहुत सारे शेड्यूल्ड एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ को लेकर के अधिकार जो हैं वो गवर्नर और राष्ट्रपति के पास हैं। सीधे वो लोकल ऑफिशियल्स के माध्यम से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं इन क्षेत्रों को लेकर के। अंग्रेज़ों के समय में 1919 के कानून के तहत ये प्रावधान आया था कि जो एक्सक्लूसिव एरियाज़ हैं उन एरियाज़ की लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी पूर्णतः
और सिर्फ गवर्नर जनरल के द्वारा ही होगी, जैसे कि वो परफॉर्म करेंगे लोकल ऑफिशियल्स की मदद से। लोकल ऑफिशियल्स किसी भी प्रोविंशियल गवर्नर या प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट नहीं करेंगे, सीधा गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। ये 1919 के एक्ट में आया। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फिर आया 1935, और उस 1935 के एक्ट के तहत देश को एक फेडरल सिस्टम देने की कोशिश की गई, और उसके तहत ये व्यवस्था रखी गई कि द गवर्नर को डिटर्मिन पॉलिसी, द गवर्नर जनरल, यहाँ पर भी गवर्नर जनरल ही आएगा, द गवर्नर जनरल को डिटर्मिन पॉलिसी डायरेक्टली और थ्रू हिज एजेंट्स। यानी कि अब इन एक्सक्लूसिव एरियाज़ को लेकर के नॉट ओनली लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीटली जो भी इन एरियाज़ में पॉलिसी सिस्टम लागू होगा पूरा का पूरा गवर्नर जनरल ही डायरेक्टली मैनेज करेंगे। किन के वाया? थ्रू हिज एजेंट्स, अपने एजेंट्स के वाया वो इन एरियाज़ को मैनेज करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉलिसी सिस्टम। यानी कि पूरी तरह से ये एरिया गवर्नर जनरल के ही कंट्रोल में रहेंगे। 1919 के एक्ट से बढ़ा करके 1935 में ये किया गया। तो 1833 से ही देखें तो हमने देखा नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस से बनने, फिर 1973 में आपने इनर लाइन रेगुलेशन सिस्टम लागू किया, उनको एक्सक्लूड किया जनरल लॉज की एप्लीकेशन से, आउटसाइडर्स की एंट्री से। लेकिन फिर आपने देखा कि वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस होने ज़रूरी हैं। ब्रिटानिया सरकार के प्रबंध के तहत उसे भी आना चाहिए। 1919 के तहत ये व्यवस्था करते हुए गवर्नर जनरल को रिस्पॉन्सिबल किया गया कि वह लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करे वहाँ की अपने लोकल ऑफिशियल्स की मदद से। 1935 के कानून में इस चीज़ को और स्पष्ट किया गया कि जितनी भी पॉलिसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन क्षेत्रों को लेकर के वो सारी की सारी गवर्नर जनरल देखेंगे अपने एजेंट्स के माध्यम से। तो इस तरह से काम चला। फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस हुआ 1947, और फाइनली हमने 26 जनवरी 1950 को भारत पर संविधान लागू किया, यानी कि इन्फोर्समेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके तहत ही आर्टिकल 342 इंडक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो स्पेसिफाई करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस के लिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी कम्युनिटी को या उस कम्युनिटी के भीतर एग्जिस्ट कर रहे किसी ग्रुप को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज़ फॉर द स्पेसिफिकेशन, अदरवाइज़ ऐसा कोई क्राइटेरिया कहीं नहीं बताया गया है कि कौन ट्राइब है कौन ट्राइब नहीं है। लेकिन हाँ, किस आर्टिकल में ये प्रावधान है जिसके तहत आप किसी को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आर्टिकल 342 है। क्या है उसकी लैंग्वेज में आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। आर्टिकल 342 प्रोवाइड्स for specification of tribes or tribal communities or parts of or groups within the tribes or tribal communities which are deemed to be for the purposes of the constitution the scheduled tribes in relation to that state or union territory। तो ये आर्टिकल 342 कहता है। आर्टिकल 342 कोई तरीका नहीं बताता है जिसके तहत आप किसी को ट्राइब्स डिक्लेयर करें या ना करें। आर्टिकल 342 आपको ये प्रोविज़न देता है कि आप स्पेसिफाई कर दें कि ये शेड्यूल ट्राइब है, ये नहीं है। आई बात समझ में? हमारे देश में शेड्यूल ट्राइब किसी को डिक्लेयर करने की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं एग्जिस्ट करती। जो डेफिनेशन, जो तरीका फॉलो कर रहे हैं वो ब्रिटिशर्स के समय का ही विकसित किया हुआ है। सेंसस ऑफ इंडिया 1931 के तहत जो लाइंस लिखी गई थी, जो कहा गया था, आप उसी के तहत काम कर रहे हैं। और वो क्या कहती हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर टर्म्ड एज बैकवर्ड ट्राइब्स लिविंग इन द एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज। सिंपली शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम तब शेड्यूल्ड ट्राइब कहेंगे कि ये बैकवर्ड ट्राइब्स हैं, पिछड़ी हुए आदिवासी समाज हैं जो एक्सक्लूडेड या पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ में रहते हैं। तो दो वर्ड एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो बैकवर्डनेस से आप असरटेन करते हैं, पता लगाते हैं कि भाई हम उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब कि शेड्यूल में उनका जिक्र होगा कि नहीं होगा प्रशासनिक कार्रवाइयों के लिए। तो बैकवर्डनेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा उनका एक्सक्लूडेड कैरेक्टर, या तो होली एक्सक्लूडेड हो या पार्शियली एक्सक्लूडेड हो। ये एक आस्पेक्ट है जिसके तहत पर यह निर्धारित होगा कि भाई वो ट्राइब्स ऐसी ट्राइब है कि वो शेड्यूल्ड कैटेगरी में आ सकती है कि नहीं आ सकती है। ये दो शब्द यहाँ से स्पष्ट होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने फेडरल स्कीम इंडिया को प्रपोज़ की थी,
और ये कहा था कि सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके तहत उसका जो फेडरल फीचर्स वाला पार्ट था वो तो कभी प्रभावी नहीं हो पाया, लेकिन जो प्रोविंशियल फीचर से जुड़े हुए उसके जितने भी प्रावधान थे वो प्रभावी हुए, और उसके तहत 1937 में चुनाव हुए, और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, उसके तहत कांग्रेस ने सरकारें भी बनाई थी। अभी जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको जब एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन बताया, उसमें एक चीज़ बताई कि 1935 के एक्ट ने जो एक्सक्लूडेड एरियाज़ थे, इनर लाइन रेगुलेशन एरियाज़ जो हैं, उसके तहत गवर्नर जनरल को पॉलिसी पर्पसेस के लिए अथॉरिटी दी, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। 1919 के एक्ट ने गवर्नर जनरल को ऑथराइज़ किया था कि आप लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में अपने लोकल ऑफिशियल्स की हेल्प से इस एरिया का लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। लेकिन 1935 के एक्ट ने बदलाव कर दिया था, क्योंकि 1935 के एक्ट के तहत प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी, प्रोविंशियल लेवल पर एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी गई थी, एक सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दी गई थी, और प्रोविंसेस लेवल पर एग्जिस्ट कर रहे गवर्नर्स को ही ये कहा गया था कि अब जो इन एक्सक्लूडेड एरियाज़ यानी कि इन इनर लाइन रेगुलेशन एरियाज़ हैं, इनसे जुड़ी हुई जो पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं वो गवर्नर देखेंगे अपने एजेंट्स के माध्यम से। तो गवर्नर जनरल नहीं, वो गवर्नर ही हैं, क्योंकि आज की डेट के भारत में भी बहुत सारे अधिकार 6th शेड्यूल वाले एरियाज़ में गवर्नर को प्राप्त हैं। स्टेट गवर्नमेंट से भी आगे बढ़ कर के गवर्नर को प्राप्त हैं। और 5th शेड्यूल्ड एरिया में बहुत से अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं गवर्नर के साथ साथ। तो 6th शेड्यूल में गवर्नर को बहुत सी शक्तियां हैं, 5th शेड्यूल में राष्ट्रपति को काफ़ी शक्तियां हैं। तो वो गवर्नर को शक्तियों का क्रम वहीं से शुरू हो जाता है 1935 के एक्ट से ही। तब शब्द प्रोविंसेस यूज़ होता था, आज स्टेट्स यूज़ होता है। तब प्रोविंसेस के गवर्नर थे, आज स्टेट्स के गवर्नर हैं। ओके, तो 1935 के एक्ट ने, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पर सेल्फ गवर्नमेंट देने की बात की, उसके तहत ही फिर चुनाव हुए 1937 में, कांग्रेस जीत कर भी आई, अभूतपूर्व जीत हुई उसकी। उसके तहत 1935 के इस एक्ट ने ये कहा था, कॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड ट्राइब्स इन प्रोविंशियल असेंबलीज़। ये कहा कि जो प्रोविंसेस लेवल पर अब असेंबलीज़ बनेंगी, चुनाव करके वोट डाल करके जो वहाँ की लेजिस्लेचर्स बनेंगी, विधानसभाएं जो बनेंगी, उनमें बैकवर्ड ट्राइब्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और ये रिप्रेजेंटेशन जो बैकवर्ड ट्राइब्स का है, इसके तहत जो बैकवर्ड ट्राइब्स हैं उनको शेड्यूल किया जाएगा, और वो शेड्यूल ट्राइब्स कहलाएंगी किस बेसिस पे? 1931 के सेंसस के आधार पर। और ये प्रावधान कि उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए असेंबली में, ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दिया गया। उसके बाद समय आगे बढ़ता है, फिर देश जब आगे बढ़ेगा, किन किन कॉन्स्टिट्यूशंस के वाया आगे बढ़ेगा वो मैं, किन किन आर्टिकल्स के वाया आगे बढ़ेगा वो मैं आपको समझा दूंगा। एक फिगर ध्यान में रखिए कि सेंसस 2011 के मुताबिक लगभग 1,42,81,034 लोग जो हैं, 1,42,81,034, 1,42,81,034 पर्सनस जो हैं वो ट्राइबल लोग हैं भारत में। तो 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और सेंसस 2011 की ही बात माने तो कुल कितनी आदिवासी समाज हैं, कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो वो हैं 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। देखिए 1 करोड़ की पॉपुलेशन पे ही आपको 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स मिल जाती हैं। डाइवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त है, नंबर बहुत कम है, 8.6% हैं कंट्री में। आर्टिकल 342 कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया कि वो स्पेसिफाई करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। लेकिन अब सिस्टम ये है कि हमारी कंट्री में आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ, और संविधान के तहत ही देश का तंत्र स्थापित हुआ कि किस तरह से कंट्री गवर्न होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट आई, स्टेट गवर्नमेंट्स आई, प्रेसिडेंट हुए नेशनल लेवल पर, और स्टेट्स के लेवल पर गवर्नर हुए। लेकिन ये माना गया कि जो ट्राइबल डोमिनेटिंग एरियाज़ हैं उनका कस्टम कल्चर मैनर डिफरेंट है। इकनॉमिकली वो बहुत ज़बरदस्त मैनर में अब तक डिप्राइव्ड रहे हैं, उनका स्टेट ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। कल्चरली वो बहुत डिस्टिंक्ट हैं अपनी सराउंडिंग एरिया की पॉपुलेशन से। इकोनॉमिकली वो काफ़ी बैकवर्ड हैं। उनका लाइवलीहुड, उनका ऑक्यूपेशन का तरीका बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है। इस तरह से जो नॉर्मल जनरल लॉज हैं किसी भी देश के संस्था के, या किसी क्षेत्रीय संस्था के, देश की संस्था यानी कि पार्लियामेंट के,
और क्षेत्रीय संस्था यानी कि विधानसभाओं के जो कानून हैं और जो राज्य के स्तर पर सरकार है, क्योंकि राज्य मुख्यतः लिंग्विस्टिक पैटर्न पर बने थे, लैंग्वेज के आधार पर भारत में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो ये माना गया कि नेचुरली वो स्टेट एक लिंग्विस्टिक पैटर्न पर बना है तो एक लैंग्वेज बोलने वालों की मेजॉरिटी वहाँ पर होगी। तो स्टेट्स लगभग एक पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप की मेजॉरिटी से रिप्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे में जो ट्राइब्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइनॉरिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। हो सकता है वो स्टेट उन ट्राइब्स की विल को रिप्रेजेंट ना करे अपने लॉज बनाते समय या अपने पॉलिसी एग्जीक्यूशन में। ऐसे में उन ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन, और नेशन को सिम्बलाइज करते हैं प्रेसिडेंट, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो उन ट्राइब्स के उन डिस्टिंक्टिव कस्टम कल्चर मैनर को प्रिजर्व करें और प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें, उनके बैकवर्डनेस को ख़त्म किया जाए और उन्हें धीरे धीरे इंटीग्रेट किया जाए सोसाइटी के साथ। तो जो एक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक एक एक्सक्लूजन की पॉलिसी थी, एक एक्सक्लूडेड कैटेगरी में उनको काउंट किया जाता था, ये सिस्टम बदला 1950 में संविधान लागू होने के बाद। उन्हें एक्सक्लूडेड कैटेगरी से हटा करके डिस्टिंक्टिव कैटेगरी का नाम दे करके इंटीग्रेशन की तरफ कदम बढ़ाए गए कि इन्हें अब इंटीग्रेट किया जाए, इन्हें एक्सक्लूड करके ना रखा जाए। इनका इंडिया के साथ इंटीग्रेशन ज़रूरी है, इंडियन सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट होना ज़रूरी है। उसके तहत ये माना गया कि इनके प्रति खास जिम्मेदारियां केंद्र सरकार की बनती हैं, और इसलिए फिर इन्हें नॉर्मल जो उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ द स्टेट है, कुछ मामलों में सेंटर के लॉज भी हैं, उनकी एप्लीकेशन से इन्हें मुक्त रखा जाए और इनके कस्टम कल्चर मैनर को समझते हुए उन लॉज को, उन रूल्स रेगुलेशंस को मॉडिफाई किया जाए। तो इसके लिए केंद्र सरकार की खास जिम्मेदारियां बनती हैं इनके प्रति, और केंद्र सरकार को वो निभानी है। इसलिए फिर शेड्यूल्ड एरियाज़, उन एरियाज़ को फिर जिन एरियाज़ के तहत केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां बनती थी, जिन एरियाज़ पे उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के कानून लागू नहीं होंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन उस फॉर्म में लागू नहीं होगी, कई मामलों में केंद्र के कानून भी उस तरह से लागू नहीं होंगे, उन एरियाज़ को चार्ट डाउन किया गया, शेड्यूल किया गया, तो वो शेड्यूल्ड एरियाज़ कहलाए। और वो शेड्यूल्ड एरियाज़, वो एरियाज़ शेड्यूल्ड इसलिए हुए कि बेसिस आदिवासी समाज था, ट्राइब्स थी, तो शेड्यूल्ड एरियाज़ आपने उनको नाम दिया ड्यू टू द प्रीपोंडरेंस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। ये एक एस्पेक्ट है। तो आपने पूरे देश भर में एक शेड्यूल्ड एरिया कंसेप्ट डेवलप किया, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल एंटर किया, जिसमें वो एरियाज़ मेंशन किए। तो दैट इज़ द 5th शेड्यूल एरियाज़, शेड्यूल्ड एरियाज़। इसके अलावा अपने 4 राज्यों